नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर की इस श्रृंखला में। देखिए, वर्तमान समय में लेखपाल की परीक्षाएं जो है प्रचलित हैं और आने वाले समयों में ग्रामीण परिवेश को लेकर के काफ़ी अटकलें लगी हुई हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। ग्रामीण परिवेश में यदि आप देखें सूक्ष्म दृष्टि से तो एग्रीकल्चर का भी पोर्शन आता है, क्योंकि गांव में ग्रामीण विकास में एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और कृषि का भी विकास जो है वो देखने को मिलता है। यूपी जी के उत्तर प्रदेश से विशेषांग को लेकर के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माप तौल पर आधारित चीज़ों के बारे में भी पूछा जाता है। तो उसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में जहाँ जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर डीपली भी जाया जाएगा। लेकिन अभी हमारा एजेंडा ये है कि जो क्वेश्चंस व्यवहारिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर में हैं पूछे जाते हैं उसको कवर अप किए जाएं। दूसरी चीज़, मैथ की जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये 25 नंबर का पोर्शन है टोटल और मैथ का भी इतना ही पोर्शन है, तो मैथ के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि पर डे आप एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चले जाइए और रिवीजन उसका पर डे करिए। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहले दिन आप जो है उसको पढ़ लीजिए, उसका थ्योरी पढ़ लीजिए, दूसरे दिन उसका रिवीजन कर लीजिए पूरी क्लास का, हर टाइप का। फिर अगला क्वेश्चन जैसे है द्विघात समीकरण है, उसके बारे में देख लीजिए, रैखिक समीकरण उसके बारे में देख लीजिए। पहले दिन उसको पढ़िए, दूसरे दिन उसका रिवीजन करिए और प्रॉपर उसके रिवीजन करते हुए एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको भी पढ़ाई करिए। देखिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो ही आपका होगा सिलेक्शन। जो बार बार पढ़ेगा, जो चीज़ बार बार कोई करेगा वही उसका होगा, और जो एक बार पढ़ लेगा बाद में भूल जाएगा, कोई उसका फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृषि या एग्रीकल्चर ये प्राथमिक सेक्टर है। आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था हमारे 3 सेक्टरों पर आधारित होती है। एक होती है प्राथमिक सेक्टर, एक द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। देश की 52% जनसंख्या लगभग इसी सेक्टर पर आधारित है। प्राथमिक सेक्टर से एग्रीकल्चर हुआ, जैसे कि सपोज डेट एक आलू होता है। आलू जब पैदा किया जाता है तो प्राथमिक सेक्टर के अंदर कृषि खेती करके पैदा किया जाता है। उसके बाद जब आलू तैयार होता है तो आलू का जो होता है अनेक प्रकार के उसके प्रयोग होते हैं, जैसे कि चिप्स या पापड़ बनाया जाता है, तो उसके लिए एक फैक्ट्री डेवलप की जाती है। ये द्वितीय क्षेत्र होता है। विनिर्माण क्षेत्र ये भी 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। उसके बाद फिर जब ये बन जाता है आपका सारा चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ चिप्स बनाए, अच्छे से पैकेजिंग हुई, चिप्स बनने के बाद ये जाता है इसको बेचने के लिए। ये जहाँ बेचा जाता है वो तृतीय क्षेत्र पे आता है, उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र को मैंने 2 भागों में क्यों कहा, यहाँ पर मजदूर जो होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं। तो मजदूर यहाँ 2 वैरायटी के होते हैं, एक होते हैं संगठित क्षेत्र, एक असंगठित क्षेत्र। ठीक है, इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना अभी हाल ही में चलाई जा रही है, श्रम कार्ड जो है चलाया जा रहा है। ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ही चलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर फसल उत्पादन या क्रॉप प्रोडक्शन पर हम आज चर्चा करेंगे। इसमें के बाद हम पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री पर चर्चा करेंगे और संबंधित गतिविधियाँ जो इसमें पूछी जाएंगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फसल उत्पादन को देखते हैं। फसल उत्पादन को एग्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। सस्य विज्ञान के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन और फ्लड लैंड सॉइल मैनेजमेंट आता है। क्रॉप का प्रोडक्शन हो और ज़मीन की किस प्रकार से देख रेख हो, उसमें उसकी उर्वरता कम न हो, इसको लेकर के जो है इसमें सस्य विज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है कि चूँकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG को अचीवमेंट करें। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप जानते होंगे कि 17 लक्ष्य इसके हैं और इसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उचित शिक्षा, उचित साक्षरता और उसके बाद स्वच्छता, सारी चीज़ें जो 17 डेवलपमेंट गोल हैं उसको हम अचीव करें और हमारा विकास इस प्रकार से हो कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। हम उसका समुचित प्रयोग इस प्रकार से करें। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिक्रेंसन जी होते हैं। और क्रॉप फसल किसको कहते हैं, तो फसल वह पौधा होता है जो किसानों द्वारा उगाया जाता है। फसलों का वर्गीकरण यहाँ हमारे यहाँ 3 प्रकार से होता है, खरीफ, एक रबी और एक जायद। इसी फसलों के आधार पर अनेक प्रकार के जैसे कि आप अभी आप भूमि पैमाइश या भूमि भूलेख में पढ़ेंगे तो जमाबंदी वगैरह होता है, तो इसी के आधार पर बनता है, उसको हम आके देखेंगे। खरीफ की फसलें,
बुआई। खरीफ की फसलें की बुआई जून जुलाई में की जाती है। ये वर्षा ऋतु का समय होता है। कटाई इसका सितंबर अक्टूबर में होता है। सितंबर अक्टूबर लगभग गर्मी और आर्द्र का समय होता है। छोटा दिन होना चाहिए इसके लिए जब ये कटाया जाए तो। गर्मियों में रातें बड़ी होती हैं, सॉरी ठंडियों में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, ठीक है। तो लगभग उसी का समय है, अक्टूबर नवंबर से जाड़ा भी स्टार्ट हो जाता है, तो जब फसल कटाई इसकी स्टार्ट होती है। तो अब खरीफ की प्रमुख फसलें देखिए, अब इसको याद करना पड़ेगा। ये मैंने इसको याद किया है काफ़ी, मैंने 15-20 फसल जो है जो मैंने याद कर लिया है। आप भी इसको याद करने का लिख के याद करने का प्रयास करिए। जैसे कि धान हुआ, देखिए यहाँ पर बजरा, ज्वार, मक्का, उसके बाद उड़द, कपास, सनई, ढैंचा, मूंगफली, उसके बाद आरंडी, रागी, सोयाबीन, जूट, गोल्डन फाइबर, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, सौंफ और हल्दी, ठीक है। तो इसको आप याद करिएगा लिख लिख करके, इसका और कोई उदाहरण नहीं है, आप इसको याद करिए, यही आपके लिए जो है व्यवस्था है। अब इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। रबी की फसल कैसी है? तो रबी की फसल जो होती है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट की जाती है। शीत ऋतु में इसकी शुरुआत हो जाती है। ये शीत ऋतु की शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर, जब वो फसल काटता है उसके बाद 15-20 दिन बाद इसको बोया जाता है। और कटाई का इसका हार्वेस्ट का समय होता है अप्रैल से मई। अप्रैल से मई फूल आने के समय लंबा दिन हो जाता है और रातें छोटी होती हैं, तो कहीं कहीं न कहीं जो है गर्मी की स्टार्ट जो है हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गर्मी देखिए उत्तर भारत में यहाँ पर हिमालय हो जाने के कारण यहाँ पर एक ऋतु और प्राप्त की जाती है। जैसे कि गर्मी और सर्दी के अलावा एक ऋतु और होती है जिसे बसंत ऋतु कहते हैं। तो वहाँ पर ये स्थितियाँ हो जाती हैं। आप कभी जब उत्तर भारत के मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो है आपको बसंत ऋतु के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पर कर्क रेखा जो होती है वो जलवायु विभाजक का कार्य भारत में नहीं कर पाती है। अब इसकी वृद्धि जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। पकने का समय इसका जो होता है वो गर्म और शुष्क में होता है। जनवरी फरवरी माह में उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के माध्यम से वर्षा होती है। देखिए भूमध्य सागर में जब जेट स्ट्रीम हवाएं बहती हैं, ठीक है, तो वहाँ से जब हवाएं उठती हैं तो ये भारत से ऊपर से होते हुए भारत के ऊपर से जाने का प्रयास करती हैं। तो भारत से जब यह टकराती हैं ऊपर जम्मू और कश्मीर वाले रीजन से या भारत के पर्वतों से, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि भारत में काफ़ी बड़े बड़े पर्वत जो है, कुल्लू पर्वत श्रेणी हुआ या आप देखिए यहाँ पर काराकोरम हिंदू कुश पर्वत श्रेणी सब यहीं पर पाए जाते हैं, या हिमालय है। तो जब इससे टकराती हैं ये हवाएं, तो हवाएं टकरा करके सीधा ये उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं। तो जो कुछ ये जब हवाएं प्रवेश करती हैं उत्तर भारत में तो ये दो भागों में बढ़ती हैं। एक भाग या जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है तो वहाँ पर आपको पता होगा कि 4500 से 4600 मीटर ऊपर जो होता है बर्फ़ जोन होता है, और वहाँ पर जब ये हवाएं जाती टकराती हैं तो वहाँ बर्फ़ के रूप में वर्षा करती हैं। जबकि दूसरे श्रृंखला में जब बढ़ती हैं जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए आती हैं उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में वर्षा करती हैं, तो यहाँ पर जो है वर्षा के रूप में करती हैं, अर्थात जल के रूप में वर्षा होती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्रों में जो है ये गेहूं के लिए जो है वरदान के रूप में कार्य करती हैं। इस समय गेहूं बोया जाता है, गेहूं के लिए वरदान का कार्य करती हैं। इस हवा से सर्वाधिक रबी फसलों को लाभ मिलता है, खासकर गेहूं को। तो रबी फसलों को आप देखिए, गेहूं सबसे पहला फसल जो गेहूं उगाया सबसे पहले जौ गया था और खाया गेहूं गया था। तो गेहूं और जौ सबसे पहले जो है हमारे यहाँ फसल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ परिस्थितियाँ दिखाई गई है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, एक ही ये दाल जो है मसूर या मसूरी जो है रबी में बोई जाती है। बाकी जो है चना और मटर तो है ही। चना सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूरी, कुसुम वहाँ पर देखिए ऊपर जो था वो सूरजमुखी था, वो रबी का, वो खरीफ का फसल था, ये रबी में कुसुम है। लोबिया वहाँ पर देखिए आपका चारा टाइप का था, वो खरीफ में था। यहाँ बरसीम जो है ये रबी का है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और कुसुम, बरसीम, मेथी, जीरा, धनिया, जई और तंबाकू विशेष तौर पर याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो है कुछ ही क्षेत्रों में होता है और तंबाकू बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप इसको देख लीजिए कि ये रबी की फसलें हैं।
अब ये हो गया। अब तीसरा है जायद की फसलें हैं। जायद की फसलें जो होती हैं खासकर इसमें सब्जियां, फल और चारा उपयोग किया जाता है, मतलब बोया जाता है इसमें। ये बुआई इसकी मार्च और जून में रबी व खरीफ के मध्य में होती है। देखिए देखिए मार्च और जून में ये जो है रबी की फसल जब कटती है तो जून जुलाई 2-3 महीने का बीच में समय हो जाता है। तो 2-3 महीने का जो बीच में समय होता है उसमें किसान कुछ लाभ लेने के लिए इसको बो देते हैं जायद की फसलों को। आप यहाँ कह सकते हैं जो बसंत ऋतु हमारे यहाँ है उसी हिसाब से जो है जायद को भी यहाँ पर बोया जाता है, लोग बोने वाले बोते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे इसका हुआ करेला, बैगन, कद्दू, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है जायद की फसलें हैं और ये इसी समय बोई जाती हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए इसमें कुछ वर्तनी की दृष्टि से कुछ कुछ जो मैंने बनाया था इस नोट्स को, उसमें कुछ जल्दीबाजी में वर्तनी दृष्टि से गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको भी आप सुधार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और हिंदी के लिए हम एक क्लास लेकर के आएंगे, वहाँ पर हिंदी को हम वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर हिंदी को देखेंगे। हिंदी के लिए सबसे बढ़िया क्लास जो है आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासें आती है जो पर डे प्रैक्टिस करवाती हैं, उसको देखिए, वहाँ पर तैयारी करिए। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण यदि खाद्यान्न की दृष्टि से देखा जाए तो खाद्यान्न का दृष्टि से फसल, दलहनी दृष्टि से फसल, तिलहनी दृष्टि से फसल और व्यापारिक दृष्टि से फसल, फसलों का 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। खाद्यान्न दृष्टि से जिससे फसल होता है तो गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, ये खाद्यान्न की दृष्टि से है। दलहनी फसलें अरहर, तूर, उड़द, मसूर या मसूड़ी होते हैं। तिलहनी दृष्टि से सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों और व्यापारिक दृष्टि से गन्ना, रबर, कॉफ़ी, चाय आदि होता है। जैसे खाद्यान्न दृष्टि से अब ये देखिए गेहूँ, चावल, जौ, मक्का यहाँ पर खाद्यान्न के लिए उगाया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो गेहूँ भैया जो है आपकी रबी फसल है, जौ रबी फसल है, मक्का जो है ये खरीफ की फसल है, और ये जो आपका चावल हुआ, चावल ना होकर के धान होता है जो कि ये खरीफ की फसल है। दलहनी फसलों में आकर देख लीजिए, अरहर ये आपकी खरीफ फसल है, उड़द ये भी खरीफ की फसल है, मूंग ये भी खरीफ की फसल है, मसूर या मसूड़ी ये रबी की फसल है। तिलहन में देख लीजिए आके तो सूरजमुखी ये खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, तंबाकू रबी की फसल है, सरसों, तिलहन तंबाकू तो वैसे शामिल कर दिए, तिलहन में सरसों सिर्फ जो है ये रबी की फसल है। व्यापारिक फसलों में देख लीजिए गन्ना, रबर और कॉफ़ी, चाय, और यहाँ पर देखिए ये सब जो फसलें हैं ये वर्षवार्षिक फसलें होती हैं, तो इनका कोई मतलब डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे। अब प्रमुख फसलें विश्व में स्थिति। यदि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख फसलों के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में यूएसए फर्स्ट पे है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। और खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 के मामले में देखा जाए तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन उत्पादित किए गए हैं, संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन यदि देखा जाए तो। इसमें से गेहूं 109.52 मिलियन टन, मक्का 31.51 मिलियन टन और धान या चावल 122.27 मिलियन टन जो है उत्पादित किए गए हैं। तो ये आंकड़े आप इसको याद कर लीजिए, 308, 109, 122 और 31, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि गेहूँ तो 109 मिलियन टन, संपूर्ण 308 मिलियन टन, चावल 122 मिलियन टन, मक्का और 31.51 मिलियन टन। अब थोड़ा देखते हैं, देखिए खाद्यान्न उत्पादन में जो मुख्यतः फसलों को हमने देखा था, अब उसको अलग अलग जो स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, कौन कौन से फसल हैं उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो 3 प्रजातियां होती हैं गेहूं की, भरण पोषण की प्रमुख फसल है, इसकी 3 प्रजातियां होती हैं। सबसे पहले होती है आम गेहूं, ये 95% बोई जाती है यूपी, पंजाब और एमपी में। ठीक है, दूसरी होती है माइक्रोनी गेहूँ, इससे पास्ता, माइक्रोनी, चाउमीन आदि बनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में बोई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो आम गेहूँ है ये उत्तर प्रदेश उसका उत्पादन करता है। तीसरा होता है ट्रिटिकम डाइकुम, इसे ईसर गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है। ये 1% क्षेत्रों में बोया जाता है, खासकर कर्नाटका आदि क्षेत्रों में। ठीक है, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है। अब इसकी विशेषता क्या है,
यह ग्रामीणी कुल का पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। ठीक है। तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा 80 सेंटीमीटर औसतन होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका मैंने जो चित्र बनाया हुआ है, इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को मैंने दिखाया है। यदि आप पृथ्वी को एक गोलोक मान लें, और ये आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो बताई गई एक काल्पनिक रेखा होती हैं। आप इसको ये मानिए कि 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश जो होती है वो मकर रेखा होती है, और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ इसी रीजन में उगाया जाता है। गेहूँ में पोषकता को देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट 70% इसमें पाया जाता है, प्रोटीन 12% पाया जाता है, खनिज जो होते हैं 2.7% पाए जाते हैं, फाइबर 2% पाया जाता है, फैट 1.7% पाए जाते हैं, आर्द्रता 12% पाई जाती है, विटामिन B1, B2, B6 और E इसमें पाया जाता है। मुख्यतः जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है उसे ग्लूटीन प्रोटीन कहते हैं, जो मुख्यतः रूप से पाई जाती है, और इसको कहें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है इसके गेहूँ के अंदर। अब उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं, गेहूँ जब आया तो इससे पहले हमारे यहाँ गेहूँ उगाया जाता था, लेकिन उन सिल बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिस कारण हमारे यहाँ हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पूरे विश्व में मैक्सिको के निवासी जो थे नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी खोज किया था, और भारत में इसे लाने का श्रेय श्री MS स्वामीनाथन जी को जाता है। इससे पहले एक थ्योरी डेवलप्ड थी, माल्थ्यूजियन थ्योरी। इनका यह कहना था कि एक दिन आबादी इस गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ेगी, जबकि अनाजों का उत्पादन होगा वो समांतर श्रेणी में बढ़ेगा। गुणोत्तर श्रेणी कहें तो 2, 8, 18, 32, जबकि समांतर श्रेणी कहें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बढ़ेगा, जिस कारण पूरे विश्व में भुखमरी छा जाएगी और लोग मर जाएंगे। लेकिन जब नॉर्मन बोरलॉग आए तो उन्होंने फसलों का उत्पादन मतलब हरित क्रांति के माध्यम से इस प्रकार कर दिया कि इनकी थ्योरी जो ही वो गलत साबित हो गई। तो उनकी थ्योरी को उलटने वाले नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के राजनीतिक जनक C सुब्रमण्यम थे। ये कृषि मंत्री थे उस समय के जब यहाँ आया था। और गेहूं क्रांति के जनक दिलबाग सिंह अठवाल थे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर देखा गया। हरित क्रांति में किया क्या गया कि उच्च उत्पादकता वाले हाइब्रिड बीज लाए गए, रासायनिक खाद उसमें डाला गया, बौने पौधों के साथ उसमें उच्च उत्पादकता शामिल हो ऐसे पौधे लाए गए, और मशीनरी का प्रयोग किया गया, जिससे सबसे पहले शुरुआती स्थिति में हरित क्रांति को पंजाब में लाया गया था। ठीक है। भारत में मैक्सिको से गेहूं की 2 किस्में लाई गई थी। पंजाब में इससे पहले बात बोया गया था, जो कि 2 किस्में थी। इसमें सरबती सोनार था 64, और दूसरा था रोजो 64। पूसा लेरमा भी इसे कहा जाता था। तो 2 किस्में ये लाई गई थी, एक सरबती सोनार और एक पूसा लेरमा या लेरमा रोजो 64। ठीक है। तो ये 2 किस्में लाई गई थी और यहाँ पर उत्पादन किया गया था। अब गेहूं की कुछ प्रचलित प्रजातियां हैं, किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, चाहे जैसे याद करिए, लिख लिख के याद करिए, पानी पी के याद करिए, कैसे भी याद करिए इसको। सबसे पहली है सोनालिका, दूसरे पे है अर्जुन। सोनालिका ट्रैक्टर होती है, इसके नाम से याद कर लीजिए। अर्जुन जानते ही अर्जुन कौन थे? कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभावी, और उसके बाद प्रभानी, कल्याण सोना, राज 377, माइक्रोनी, यूपी 308, पूसा मालवी, पूसा किरण, पूसा वेकर, अमृता, हिमगिरी, शिवालिक। तो अमृता, हिमगिरी, शिवालिक, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरिजा, गोमती, कल्याण सोना, माइक्रोनी, ये सब याद कर लीजिए। पूसा वाला 2 याद कर लीजिए, पूसा मालवी, पूसा किरण, पूसा वेकर, 3 इसको याद कर लीजिए। गेहूं का रोग, गेहूं के रोग कौन कौन से रोग होते हैं उसमें देख लीजिए। तो पहला होता है रस्ट रोग, ये फंगस के कारण होता है। इसमें 3 प्रकार के रोग होते हैं, एक येलो रस्ट, एक ब्राउन रस्ट, एक ब्लैक रस्ट। 3 प्रकार के इसमें रोग होते हैं। दूसरा होता है करनाल बंट रोग, और तीसरा होता है फुट रूट रोग। गेहूं में खरपतवार कौन कौन से होते हैं? तो फसल के साथ खरपतवार होता क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे, ये सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों और जल ग्रहण कर प्रबल प्रतिस्पर्धा करते हैं पौधों के साथ,
और फसल की पोषकता को कम कर उत्पादन में भी कमी लाते हैं, उनकी क्षति पहुंचाते हैं। इसे हम खरपतवार कहते हैं। एक होता है गेहूं का मामा। गेहूं के मामा में कई मामा इनके आते हैं, जैसे कि गेहूंसा हुआ, बथुआ हुआ, जंगली जई हुई, चिरचिटा हुआ, ठीक। तो ये भी आते रहते हैं। इसके लिए खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D जो है खरपतवार नाशी है इसका। आप इसको डाल देंगे तो खरपतवार खत्म हो जाएगा। और एक आइसोप्रोटोन है, इसको भी आप डाल देंगे तो वो भी जो है खत्म हो जाएगा। गेहूं से संबंधित आंकड़े यदि देखें तो गेहूं में कुल अनाज उत्पादन विश्व में स्थान सबसे ज़्यादा मक्का बोया जाता है, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल। पूरे विश्व की अकॉर्डिंग से देखें तो जो इसमें दिखाया गया है। और भारत में अनाज उत्पादन में गेहूं दूसरे नंबर पे है, पहले पे चावल है। उसके बाद देखिए विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है। विश्व का लगभग 13.59%, यह आंकड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। विश्व का लगभग 13.59% गेहूं भारत में उगाया जाता है। भारत में गेहूं उत्पादन राज्य में कुल उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर करता है, दूसरे पे एमपी करता है, तीसरे पे पंजाब करता है। और भारत का औसतन उपज जो है वो 34.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 3.95 जो होता है बीघा होता है अप्रॉक्सीमेटली जो होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ 4 बीघा 3 बिस्वा माना जाता है एक हेक्टेयर में। 1 एकड़ में 32 बिस्वा माना जाता है, ठीक है। 1 एकड़ में 32 बिस्वा। और एक चीज़ आप जान लीजिए, एक बिस्वा में 1361 स्क्वायर फीट होता है। 1 गज में 3 फुट होता है। 1 गज जमीन में यदि आप स्क्वायर फीट मांगेंगे तो 9 स्क्वायर फुट होगा। यदि आप 1 गज मानेंगे तो 1 गज में 3 फीट होता है, ठीक। 1 लट्ठा में 8 फुट 3 इंच होता है। 1 लट्ठा में 8 फुट 3 इंच। जरीब 3 प्रकार की होती है, एक शाहजहानी जरीब होती है, एक गंटरी जरीब होती है, और एक जरीब होती है, याद नहीं आ रहा है, एक जरीब होती है शाहजहानी जरीब, एक गंटरी जरीब, और एक जरीब होती है 165 जो मीटर की होती है, वो भी एक जरीब होती है। उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। यदि होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। जरीब 3 प्रकार की होती है। अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादक में क्या स्थिति है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब पहले स्थान पर है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे राजस्थान और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। यदि भू जोत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक चावल की उपज के लिए जो हमारा भारत है सबसे ज़्यादा ज़मीन रखता है, चाइना से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते रहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं सभी प्रकार के जो फसलें हैं उसको लेकर के इसे नोट्स बना करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा कहीं कहीं वर्तनी में दृष्टि से मैं देख रहा हूँ जो जल्दीबाजी में लिखने में दिक्कतें आई हुई हैं, उसको भी मैं अगली बार जो है बड़ा बड़ा थोड़ा लिख करके सुधारने का प्रयास करूँगी, जिससे कि चीज़ें साफ़ हो सकें और वर्तनी भी शुद्धिकरण हो सके, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पढ़ाई करिए। और एक चीज़ और, मैथ के लिए आप पर डे मेहनत करिए। मैथ और ग्रामीण परिवेश में यूपी जीके को भी प्रॉपर कवर करने का मैं प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और उसके बाद फिर सारी चीज़ें लेकर करके आने का प्रयास करूँगा। और आप भूमि पैमाइश को लेकर के भी इससे काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसको भी देखने का प्रयास करिएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। नमस्कार।